हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लेट्स लर्न ऑनलाइन चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 2 ज्योग्राफी क्लास 9 to 10 में पूछे गए प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे। ये एग्ज़ाम 8 दिसंबर 2023 को हुआ था। ठीक है, यहाँ पे हम सभी प्रश्नों को डिटेल्स में एक्सप्लेन करते चलेंगे, साथ ही साथ बाकी विकल्पों को भी डिस्कस करते हुए चलेंगे जहाँ पे आवश्यकता होगी, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चले। और साथ ही साथ हम ये भी बताएंगे कि कौन सा प्रश्न कहाँ से पूछे गए हैं, किस बुक से लिए गए हैं। ठीक है, अगर आप टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो ये एनालिसिस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का सेशन। इस प्रश्न पत्र में सबसे पहले आपको मिलता है पार्ट 1, जिसमें लैंग्वेज का क्वेश्चन होता है 30 क्वेश्चन, 15 हिंदी 15 इंग्लिश का, जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ठीक है, इसके बाद आपको मिलेगा जनरल स्टडी के 40 क्वेश्चन जो कि कॉमन होते हैं, ये मेरिट में आपका नंबर जुड़ता है। ठीक है, इसके बाद आपको मिलेगा इतिहास से 40 क्वेश्चन, लेकिन हम लोग आज एनालिसिस जो करेंगे वो ज्योग्राफी का करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये आपका इतिहास का क्वेश्चन है जो कि 40 क्वेश्चन होता है। इसके बाद मिलेगा आपको ज्योग्राफी का। चलिए, ये शुरू हुआ यहाँ से ज्योग्राफी का क्वेश्चन। चलिए पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल पूछा है, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ? 1991, 92, 94, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन 1992 हुआ था, जो कि ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो सवाल है ना, ये क्लास 10th के ज्योग्राफी चैप्टर 1 संसाधन एवं विकास से ये सवाल पूछा गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। यहाँ पे याद रखिएगा, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, जरूर याद रखिएगा। ठीक है, सवाल पूछा जा सकता है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, और इसी सम्मेलन में एजेंडा 21, ठीक है, एजेंडा 21 का कॉन्सेप्ट लाया गया था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल पूछा था, अ स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक किसने लिखी? ठीक है, अ स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक किसने लिखी? माइकल, सुमाकर, डेविड, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। वैसे आप देखेंगे तो क्लास 10th के चैप्टर 1 ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी का जो बुक है क्लास 10th का, उसी चैप्टर से ये चैप्टर 1 से पूछा गया है। और वहाँ पे सुमेसर लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे सुमाकर दिया हुआ है, लेकिन किताब एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो सुमेसर लिखा हुआ है। ठीक है, अर्थात विकल्प नंबर आप लेके चल सकते हैं, बी नंबर। ठीक है, और ये बुक आप देखेंगे तो 1974 में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल पूछा है, सीमा सड़क संगठन बीआरओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये तो सभी को पता होगा, 1960 में हुई थी। ये सवाल कहाँ से पूछा गया था? तो क्लास 10th के ही बुक से आप देखेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं जो है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, इस यानी कि चैप्टर नंबर 7, वहाँ से ये सवाल पूछा गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल पूछा है, राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? क्या आप जानते हैं, जो फैक्ट दिया हुआ रहता है ना क्लास 8, 9, 10 के बुक में, तो ये क्लास 9 के बुक में दिया हुआ है। ठीक है, क्लास 9 के बुक में है, चैप्टर का नाम है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। इसी चैप्टर से ये पूछा गया था, कटिंग वाला से। क्या आप जानते हैं? तो क्या आप जानते हैं वाला सीरीज हमने तो करवा रखा है, उसमें जाकर जरूर देखिए, वहाँ से आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, वहीं से सवाल पूछा गया था, राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ये 1972 में लागू किया गया था। विकल्प नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल किस पेड़ की पूजा करते हैं? ये भी आपको क्लास 10 के बुक में मिल जाएगा। आम, इमली, महुआ, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ये आपको ना क्लास 10th के बुक में मिलेगा। ठीक है, चैप्टर का नाम है वन्य एवं वन्यजीव संसाधन। ठीक है, तो ये क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा। और वहाँ पे साफ लिखा हुआ है एक लाइन कि छोटा नागपुर क्षेत्र के में मुंडा और संथाल जनजातियाँ महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करते हैं, जबकि उड़ीसा और बिहार की जनजातियाँ शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ की पूजा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे सही आंसर क्या हो जाएगा। फिर इस हिसाब से देखेंगे तो विकल्प में महुआ दे रखा है, तो महुआ इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर कदम होता तो वो भी सही होता, तो याद रखिएगा कदम भी इसका सही आंसर है। ठीक है, कदम का पेड़ होता है ना, तो महुआ और कदम की, जो कदम का जो पेड़ होता है, छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजाति इनकी पूजा करते हैं। ठीक है, तो विकल्प नंबर यहाँ पे सी सही होगा, क्लास 10 के बुक में पूछा गया है।
क्लास 10th के बुक से पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल पठार से आच्छादित है? भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल पठार से आच्छादित है? 27, 37 या 43? ये भी सवाल आपको क्लास 10th के ज्योग्राफी बुक चैप्टर 1 संसाधन व विकास चैप्टर से आपको ये सवाल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इस सवाल का सही जवाब होगा विकल्प नंबर, आप देखेंगे तो बी सही हो, सॉरी ए सही हो जाएगा 27%। ठीक है, वहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम कुछ ऐसा दिया हुआ है किताब में, देखेंगे तो ये है आपका 30%, ये आपका 27% और ये मान के चल रहे 43%। 43% मैदान है, 30% आपका पर्वत है, जबकि 27% आपका पठार है। तो ये आप याद रखिए इस डायग्राम को। ठीक है, इसी तरह का डायग्राम बिल्कुल छपा हुआ है आपका क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफी के। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, ये क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफी बुक में मिल जाएगा। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ मिलियन में दे रखा है, अगर आप इसे 10 लाख से डिवाइड करते हैं तो आपको सही आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो विकल्प नंबर बी सही मिल जाएगा, 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल पूछा है 1952 की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत में वन आवरण का वांछित प्रतिशत क्या है? ठीक है, 67%, 33%, 55%। सही आंसर हो जाएगा इसका 33%। ये भी क्लास 10 के बुक से पूछा गया सवाल है। अगला सवाल देखिए, किस प्रकार की मिट्टी में कंकड़ पिंडों का संकेंद्रण अधिक होता है? किसमें कंकड़ अधिक देखने को मिलेगा? खादर में, बांगर में, लेटेराइट में, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप देखेंगे जो बांगर मिट्टी होती है ना, इसमें सबसे ज़्यादा जो कंकड़ होते हैं उसके पिंड देखने को मिलते हैं, सबसे ज़्यादा संकेंद्रण इसी का होता है। ठीक है, किसमें? बांगर मिट्टी में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी को हम लोग दो भागों में बांटते हैं ना, खादर और बांगर। तो खादर क्या है? नवीन मिट्टी है, जबकि बांगर पुरानी मिट्टी है। ठीक है, और बांगर मिट्टी में आपको कंकड़ की मात्रा ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ पे याद रख सकते हैं कि जलोढ़ मिट्टी को कॉप मृदा या कछारी मिट्टी भी कहते हैं। सॉरी, ये याद रखिएगा कि जलोढ़ मिट्टी को कॉप मृदा या कछारी मिट्टी जो होते हैं ना, इसमें कमी देखने को मिलती है। और ये याद रख सकते हैं कि लेटेराइट जो मिट्टी होती है ना, इसमें चूना, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। किसमें? लेटेराइट मिट्टी में। और ये मिट्टी देखने को कहाँ मिलेगी? जहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा और उच्च तापमान देखने को मिलेगा, वहाँ पे ये मिट्टी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। जैसे केरला के तटीय क्षेत्र में, मेघालय में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपके लिए, यदि ऊपरी मिट्टी बह जाती है तो उसे क्या कहते हैं? यदि ऊपरी मिट्टी बह जाती है तो उसे क्या कहते हैं? गली कटाव, सीट कटाव, बैडलैंड कटाव, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ये भी क्लास 10th के चैप्टर आई थिंक 2 में शायद अब मिल जाएगा। आई थिंक मुझे लगता है, देखो मैं बताता हूँ, मुझे लगता है कि ये चैप्टर नंबर, वैसे ये क्वेश्चन नहीं मिल रहा है लेकिन फिर भी क्लास 9, 10 के बुक में ही मिलेगा आपको। ठीक है, तो मतलब कि मोटा मोटी आप ये समझ लीजिए कि क्लास 9 और 10 का ज्योग्राफी जो बुक है ना, उसको पूरा कवर कर जाइए लाइन बाय लाइन, निश्चित ही गारंटी है कि सफलता आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सवाल जो है ना, ये सवाल का क्या मतलब है? मतलब ये है कि यदि ऊपरी मिट्टी बह जाती है उसे क्या कहते हैं? मतलब है कि यदि ऊपरी मिट्टी बह जाती है ना तो उसे सीट कटाव कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, अगर ऊपरी मिट्टी बह जाती है उसे क्या कहते हैं? सीट कटाव कहते हैं। विकल्प नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ऊपर का ऊपर मिट्टी नहीं बह जाता है, एक लेयर कह सकते हैं, तो सीट की तरह होता है, तो बोलते हैं सीट, एक सीट, दो सीट, यानी कि ऊपर का लेयर बह जाना, एक अस्तर बह करके निकल जाना, उसी को कहते हैं सीट कटाव। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा, मृदा के कटाव और बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कि 1953 में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किया गया था। ठीक है, मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब किया गया था? 1953 में किया गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल पूछा है, लेप्चा लोकगीत। लेप्चा लोकगीत देश के किस भाग से संबंधित है? उत्तरी लद्दाख, उत्तरी हिमाचल, उत्तरी दार्जिलिंग, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो याद रखिएगा, लेप्चा लोकगीत जो है ना, ये उत्तरी दार्जिलिंग भाग से संबंधित है।
ठीक है, विकल्प नंबर आपका सी सही होगा। ठीक है, जो कि पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है ये चीज़ें। ठीक है, इसके अलावा सोहर याद रख सकते हैं, उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, और एक पूछा जाता है लोटिया। ठीक है, ये राजस्थान का, ये कह सकते हैं कि यहाँ लोकगीत ये कहाँ का है, राजस्थान का है ये लोटिया। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कभी कभी, तो याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है बांधवगढ़। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, ये क्लास 10 के बुक में मिलेगा। बांधवगढ़ राष्ट्रीय नहीं, क्लास 10 9 के बुक में ये दिया हुआ ये। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में है। विकल्प नंबर 20 सही होगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बात करें नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में है, याद रखिएगा। ठीक है, और इसके अलावा एक पूछा जाता है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो कि उड़ीसा में है। बांदीपुर तो सभी को पता होगा, कर्नाटक में है। ठीक है, और पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान ये आंध्र प्रदेश में, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में, ये तो सभी को पता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल पूछा है भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मध्य प्रदेश, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये भी आसान सवाल है। ठीक है, ये क्लास 9 के बुक में मिल जाएगा आपको। भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है। ठीक है, सबसे कम वन क्षेत्र आपको हरियाणा में देखने को मिलेगा। ठीक है, परसेंटेज के आधार पर देखा जाए तो सबसे अधिक कहाँ देखने को मिलता है, मणिपुर में। ठीक है, और मणिपुर नहीं, मिजोरम। ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है मिजोरम और मणिपुर में। ठीक है, तो याद रखिएगा भारत में सर्वाधिक वनावरण जो प्रतिशत वाला राज्य है ना, मिजोरम है। यहाँ पे 84%, 84-84.5% के आसपास यहाँ पे वनावरण देखने को मिलता है। ठीक है, और सबसे कम परसेंट में बात है तो भी हरियाणा ही होगा। क्षेत्रफल या परसेंटेज सबसे कम हरियाणा में, सबसे अधिक देखा जाए क्षेत्रफल के आधार पर तो मध्य प्रदेश, और परसेंटेज के आधार पर याद रखिएगा सबसे अधिक कहाँ पे है, मिजोरम में है। ठीक है, अच्छा अगर आपसे पूछा जाए कि देश के किस राज्य में सबसे अधिक मैंग्रोव वन देखने को मिलते हैं, तो ये पश्चिम बंगाल है। ठीक है, कौन सा, पश्चिम बंगाल। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल क्या पूछा है। चलिए ये तो क्लास 10th का बुक में दिया हुआ ये सब चीज़ें। ठीक है, तो ये सवाल क्या है, आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस संरक्षण रणनीति में सीधे तौर पर सामुदायिक भागीदारी शामिल नहीं है। संयुक्त वन प्रबंधन, बीच बचाओ आंदोलन, वन्य जीव अभ्यारण्यों का सीमांकन, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा भागीदारी जो है ये सामुदायिक भागीदारी है जो कि सीधे नहीं जुड़ा हुआ है संरक्षण रणनीति से। ठीक है, तो विकल्प नंबर आप देखेंगे सी जो दिया हुआ है, वन्य जीव अभ्यारण्यों का सीमांकन करना, ये सीधे भागीदारी नहीं है। ये देखेंगे तो सरकार की तरफ से किया जाता है। ठीक है, तो ये विकल्प नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, बाकी ए और बी तो सही है। ठीक है, याद रखिएगा भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था, 1972 में किया गया था। तो बोला था ना, एक सवाल पूछा गया था। ठीक है, इसके अलावा याद रख सकते हैं बीच बचाओ आंदोलन कब हुआ था, तो 1980 के दशक में किया गया था। किनके द्वारा किया गया था, विजय जड़धारी के द्वारा। धूप सिंह नेगी, कुंवर सिंह परसुन साथ में भी मौजूद थे। ठीक है, इसके अलावा याद रख सकते हैं एपीको आंदोलन के बारे में। एपीको आंदोलन 1980 के दशक में पांडुरंग हेगड़े के नेतृत्व में ये किया गया था कर्नाटक में। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चलिए कहीं से सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, वहीं पूछा जा सकता है कि भारत में प्रथम राष्ट्रीय वन नीति कब लाई गई थी, तो 1994 में लाई गई थी। ठीक है, और प्रथम वन नीति कब लाई गई थी, तो 1952 में। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया है। भारत में प्रथम राष्ट्रीय वन नीति, ठीक है, भारत में प्रथम राष्ट्रीय वन नीति 1894, 1994 नहीं, 1894 में। ठीक है, और स्वतंत्र भारत में प्रथम वन नीति कब लाई गई थी, 1952 में लाई गई थी, ये याद रखना है। चलिए अगला सवाल देखिए। भारत में जल विद्युत ऊर्जा परियोजनाओं द्वारा बिजली का कितना प्रतिशत योगदान होता है। भारत में जल विद्युत ऊर्जा परियोजनाओं द्वारा बिजली का कितना प्रतिशत योगदान होता है, तो याद रखिएगा भारत में जल विद्युत ऊर्जा परियोजनाओं द्वारा बिजली का 22% योगदान होता है। कितना, 22%। विकल्प नंबर यहाँ पे सी सही होगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी और कब की गई थी, तो 1897 में की गई थी। कब की गई थी, 1897 में की गई थी। कहाँ की गई थी, तो याद रखिएगा दार्जिलिंग में। कहाँ पे, दार्जिलिंग में की गई थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए।
अगला सवाल पूछा गया था कि भारत के जल जीवन मिशन के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल आपूर्ति की कितनी आवश्यकता है? 85 लीटर, 65 लीटर, 55 लीटर, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा 55 लीटर। ठीक है, भारत के जल जीवन मिशन के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल आपूर्ति की 55 लीटर की आवश्यकता है। ठीक है, और ये भी पता होना चाहिए कि जल जीवन मिशन की शुरुआत 15 अगस्त 2019 में की गई थी। ठीक है, और ये मिशन जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या पूछा है? निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी मुहाना या दहाना बनाती है? माही, ताप्ती, पेनार, नर्मदा। तो आप देखेंगे कि लगभग जितने भी पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं ये सभी मुहाना बनाती हैं। ठीक है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। ठीक है, एस्चुरी का निर्माण करती है। जो भी पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं, तो देखिए इसमें से पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? अगर ये पता है तो आसानी से इसका आंसर आप दे पाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे ताप्ती या तापी नदी ये मुहाना बनाती है। ठीक है, पहला सही है। बाकी देखेंगे ताप्ती, ताप्ती भी मुहाना बनाती है। पेन्नार, पेन्नार तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है और ये पूरब की तरफ बहती है, तो ये मुहाना नहीं बनाती। और नर्मदा नदी भी आप देखेंगे तो ये मुहाना बनाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे तो 1, 2, 4 सही है, विकल्प नंबर इसका डी सही होना चाहिए। ठीक है, बाकी आप लोग बताइए कि इस सवाल का जवाब क्या होना चाहिए। ठीक है, वहीं बात करें थोड़ा सा यहाँ पे कि मुहाना क्या होता है, दहाना क्या होता है, तो याद रख सकते हैं कि जब कोई नदी समुद्र में मिलते समय कीचड़ या अवसाद जमा नहीं करती बल्कि एक संकीर्ण, गहरा या फिर ज्वारीय प्रभाव वाला मार्ग बनाती है तो उसे मुहाना या दहाना कहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे सामान्यतः पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदियाँ होती हैं ना, पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदियाँ होती हैं ये आप कह सकते हैं कि मुहाना बनाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से 1, 2, 4 सही होना चाहिए। बाकी 3 तो खैर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस अकॉर्डिंग 1, 2 और 2, 3 यानी ए और बी दोनों सही दिख रहा है। विकल्प नंबर डी इसका सही होना चाहिए। चलिए अगला सवाल देखिए। चलिए अगला सवाल है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? कृष्णा, नर्मदा, कावेरी, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद होगा सरदार सरोवर बांध ये नर्मदा नदी पर बनाया गया है। विकल्प नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा किसी के पास में स्थित है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ठीक है, इस परियोजना की शुरुआत 1961 में की गई थी। ठीक है, और पूरी तरीके से इसका जो उद्घाटन किया गया 2017 में किया गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल पूछा गया था, भारत के किस राज्य में वर्षा जल को पलार या पालर पानी कहा जाता है? तो याद रखिएगा राजस्थान में वर्षा जल को पालर या फिर पलार कहा जाता है। सी विकल्प यहाँ पे सही होगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल पूछा है, भारत के किस राज्य ने सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचयन संरचना अनिवार्य कर दी है? ठीक है, ये भी आप देखेंगे तो क्लास 10th के बुक में दिया हुआ है। चैप्टर है आपका जल संसाधन। ठीक है, इसी चैप्टर से ही सवाल पूछा गया था, तो याद रखिएगा तमिलनाडु इसका सही आंसर है। ठीक है, तमिलनाडु राज्य ने सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचयन करना अनिवार्य कर दिया है कानूनी रूप से। अगर आप नहीं करते हैं तो आपका अपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि मेघालय की राजधानी शिलोंग में भी वर्षा जल संग्रहण प्रचलित है। ठीक है, छत वर्षा जल संग्रहण वहाँ पे प्रचलित है, जो कि आप देखेंगे कि मासिन राम से मात्र 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एक तरफ जहाँ पे दुनिया का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है मासिन राम, वहाँ से मात्र 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है शिलोंग, जहाँ पे छत वर्षा जल संग्रहण किया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा यहाँ पे अनिवार्य नहीं है लेकिन यहाँ भी किया जाता है, यहाँ भी प्रचलित है छत वर्षा जल संग्रहण शिलोंग में, लेकिन यहाँ पे कानूनी रूप से अनिवार्य कहाँ किया गया है? तमिलनाडु में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल पूछा है, किस देश में झूम खेती को कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है? कई बार आप लोगों को बता चुके हैं, इसे कहा जाता है मैक्सिको में। ठीक है, मैक्सिको में झूम खेती को मिल्पा कहा जाता है। साथ ही साथ मध्य अमेरिका में भी याद रखिएगा, वेंजुला में कोनुको कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, ये सब भी आपको क्लास 10th के बुक में ही मिलेगा। ठीक है, तो रट जाइए क्लास 9th 10th का बुक अगर दिए आपको टीचर बनना है बिहार में। तो अगला सवाल देखिए, रक्तहीन क्रांति के आंदोलन की शुरुआत किसने की? ये भी क्लास 10th के बुक में ही दिया हुआ है। ठीक है, तो रक्तहीन क्रांति के आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो विनोबा भावे ने की थी। ठीक है,
डिटेल्स अगर इस सब के बारे में पढ़ना है तो क्या आप जानते हैं वाला सीरीज जरूर देखिए, वहाँ पे मैंने डिटेल से समझाया हुआ है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल पूछा है आपसे कि गन्ना उत्पादन में भारत विश्व में किस स्थान पर है? चौथे, तीसरे, दूसरे, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, गन्ना उत्पादन में भारत पूरी दुनिया में दूसरे स्थान पर है। विकल्प नंबर यहाँ पे देखेंगे तो सी सही हो जाएगा। ठीक है, प्रथम स्थान में बात करें चीन के चावल के बारे में तो चीन है, गेहूं आलू में भी चीन है। ठीक है, मक्का के उत्पादन में सबसे आगे अमेरिका है, दूध मसाला में भारत है, सूरजमुखी में यूक्रेन है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, वर्ष 2019-20 में भारत के किस राज्य ने मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किया? बताना है भारत के किस राज्य ने मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा राज्य किया था। तो याद रखिएगा, ये जो डेटा है ये 2019-20 के अकॉर्डिंग पूछा गया था। ठीक है, तो ये याद रखना है कि भारत के गुजरात राज्य में मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन हुआ था। विकल्प नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ठीक है, वहीं बात करें चावल के उत्पादन में सबसे आगे कौन है, तो पश्चिम बंगाल है। आलू के उत्पादन में सबसे आगे उत्तर प्रदेश है। मक्का के उत्पादन में सबसे आगे कर्नाटक है। सोयाबीन के उत्पादन में सबसे आगे मध्य प्रदेश है, जबकि तंबाकू के उत्पादन में सबसे आगे आंध्र प्रदेश है। चलिए अगला सवाल है, मैग्नेटाइट मैग्नेटाइट एस्क में लोहे की सांद्रता कितनी प्रतिशत होती है? मैग्नेटाइट एस्क में लोहे की सांद्रता कितनी प्रतिशत होती है? 67, 70, 74, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, मैग्नेटाइट एस्क में लोहे की सांद्रता 70% होती है और ये काले रंग का होता है। ठीक है, विकल्प नंबर आप देखेंगे तो बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर हम बात करें भारत में सर्वाधिक कौन सा लोहा मिलता है, तो याद रखिएगा हेमेटाइट। ठीक है, भारत में अधिकतर जो लोहा इसक पाया जाता है वो हेमेटाइट प्रकार का पाया जाता है, जो कि 58% लगभग मिलता है भारत में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल पूछा गया था, रत्नागिरी जिला लौह अयस्क भंडार किस राज्य में स्थित है? बताना है रत्नागिरी जिला लौह अयस्क भंडार किस राज्य में स्थित है? गोवा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये तो सभी को पता होना चाहिए कि रत्नागिरी जो जिला है ये लौह अयस्क भंडार महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ठीक है, विकल्प नंबर आप देखेंगे तो यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या पूछा है, अंकलेश्वर, ये भी आसान सा सवाल पूछा गया था। सभी को पता होना चाहिए कि अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये अंकलेश्वर तेल क्षेत्र जो है ये गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, अंकलेश्वर क्षेत्र में पहला तेल कुआं की खोज 1958 में, खुदाई 1961 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, अंकलेश्वर क्षेत्र में पहला तेल कुआं की खोज 1958 में की गई थी और खुदाई 1961 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर ए, गुजरात। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल पूछा है, पार्वती घाटी का भूतापीय संयंत्र कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, पार्वती घाटी का भूतापीय संयंत्र हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, भूतापीय ऊर्जा प्रणाली के अंतर्गत ताप एवं जल की अभिक्रिया से उत्पन्न गर्म वाष्प के द्वारा ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, वहीं याद रखिएगा, मणिकर्ण भूतापीय संयंत्र हिमाचल प्रदेश में स्थित है और यह पर्वतीय घाटी में ही स्थित है। ठीक है, जबकि पूगा घाटी भूतापीय संयंत्र ये लद्दाख में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, जबकि तपोवन बात करें हम तपोवन भूतापीय संयंत्र के बारे में तो ये उत्तराखंड में स्थित है। विकल्प नंबर यहाँ पे सी सही है। अगला सवाल देखिए, अधात्विक खनिज कौन सा है? अधात्विक खनिज कौन सा है? लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। लोहा तो धात्विक खनिज है। ठीक है, लोहा आपका क्या है? धात्विक खनिज है और मैग्नीज भी आपका धात्विक खनिज है, लेकिन अभ्रक एक ये आपका अधात्विक खनिज है। ठीक है, इसका लिस्ट हम ऑलरेडी हम दे चुके हैं, क्या आप जानते हैं वाला सीरीज में। अगला सवाल देखिए, पूछा है भेल अर्थात भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड अर्थात भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड किस प्रकार के क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये सार्वजनिक क्षेत्र का है। ठीक है, ये जो है ना भेल, भेल हो गया, गेल हो गया, सेल हो गया, एनटीपीसी है। ठीक है, ओएनजीसी है, ओआईएल है, आरआईएल है, ये सब जितना भी हम नाम बता रहे हैं सभी ये सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। ठीक है, और याद रखिएगा इसकी स्थापना, भेल की स्थापना 1964 में की गई थी और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल,
मुंबई में पहली सफल कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? ये भी क्लास 10 के ही बुक में दिया हुआ है कि मुंबई में पहली सफल कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? 1854, 1864, 1874, एक सदी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, मुंबई में पहली सफल कपड़ा मिल 1854 में स्थापित की गई थी। भारत में आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र उद्योग की प्रथम कारखाने की स्थापना 1818 में फोर्ट ग्लस्टर, जो कि कोलकाता में है, वहाँ पे ये असफल रहा था। ठीक है, 1818 में फोर्ट ग्लस्टर में कलकत्ता में लगाया तो गया था, लेकिन ये असफल रहा था। लेकिन सफल जब पूछा जाए आपसे तो 1854 होगा। ठीक है, विकल्प नंबर ए होगा। ठीक है, अगर लगाया गया था फर्स्ट बार कहाँ, तो 1818 में लगाया गया था। ठीक है, फोर्ट ग्लस्टर में कोलकाता में लगाया गया था, जो कि असफल रहा था। बाद में फिर 1854 में लगाया गया था, कहाँ पे, मुंबई में, जो कि सफल रहा था। अगला सवाल भद्रावती के बारे में पूछा गया है कि भद्रावती लौह एवं इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? यह भी आसान सा सवाल है, ये कर्नाटक में है। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कि 1907 में जमशेद जी टाटा द्वारा साक्षी जमशेदपुर में टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी, जिसको टिस्को कहते हैं शॉर्ट में, स्थापना सबसे पहले की गई थी, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल, भारत के किस पठार में लौह एवं इस्पात उद्योग की सर्वाधिक संकेंद्रण है? सबसे ज़्यादा किस पठार में लौह एवं इस्पात उद्योग की सर्वाधिक संकेंद्रण है, ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा, भारत के छोटा नागपुर पठार में लौह एवं इस्पात उद्योग की सर्वाधिक संकेंद्रण देखने को मिलता है। ठीक है, छोटा नागपुर प्रदेश के पठार को ही भारत के रूर प्रदेश की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, इसका विस्तार आप देखेंगे तो मुख्य रूप से झारखंड में स्थित है। तो विकल्प नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला सवाल देखिए। समताप मंडल की ऊंचाई पूछ लिया आपसे कि कितनी है। समताप मंडल की ऊंचाई क्या है? तो याद रखिएगा, समताप मंडल की ऊंचाई लगभग 50 किलोमीटर है। विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग किताबों में अलग अलग देखने को मिलेगा, लेकिन अप्रॉक्स सब देखेंगे तो 50 किलोमीटर ही है, अर्थात विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, और याद रखिएगा कि क्षोभ मंडल के ऊपर वाली परत को ही समताप मंडल कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, अटल टनल की लंबाई कितनी है? ये भी एक क्लास 10th के बुक में दिया हुआ है, लास्ट वाला चैप्टर में आई थिंक होगा। अटल टनल की लंबाई बताना है कितनी है। तो याद रखिएगा, अटल टनल की लंबाई 9.02 किलोमीटर है। ठीक है, विकल्प नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। और ये भी याद रखिएगा, अटल टनल भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर एक राजमार्ग सुरंग बनाया गया है। ठीक है, और ये भारत के हिमाचल प्रदेश में लेह मनाली राजमार्ग पर हिमालय के पूर्वी पीर पंजाब श्रृंखला में रोहतांग दर्रे के नीचे ये बनाई गई है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो याद रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। ठीक है, विकल्प नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगला सवाल, ये भी क्लास 10th का ही बुक में से लिया गया है, अंतिम चैप्टर से। निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय जलमार्ग NW1 नाम दिया गया है? ठीक है, तो इलाहाबाद हल्दिया राष्ट्रीय जलमार्ग NW1 नाम दिया गया है। विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, और इस जलमार्ग की स्थापना बात करें तो 1986 में हुआ था। इसकी कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, भारत में रेलवे के कितने जोन में पुनर्गठित किया गया है? 8, 12, 16, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सभी को पता होगा कि भारत में कुल 18 रेलवे जोन है। ठीक है, अर्थात इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? ये विकल्प हो जाएगा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, भारत में रेलवे का प्रारंभ 1853 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुआ था। कमेंट करके बताइए कि पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ चली थी। चलिए अगला सवाल, भारत के प्रथम कच्चा तेल पाइपलाइन परिवहन नेटवर्क का नाम बताइए। भारत के प्रथम कच्चा तेल पाइपलाइन परिवहन नेटवर्क का नाम बताना है। हजीरा विजयपुर, असम कानपुर, गुवाहाटी सिलीगुड़ी, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। ये भी क्लास 10th के ही बुक से पूछा गया सवाल है। तो याद रखिएगा, भारत के कच्चा तेल पाइपलाइन परिवहन नेटवर्क हजीरा विजयपुर जगदीशपुर 1986 में निर्मित हुई थी। ठीक है, तो दिए गए विकल्प में से कोई भी सही नहीं है। याद रखिएगा, भारत के कच्चा तेल पाइपलाइन परिवहन नेटवर्क हजीरा विजयपुर और साथ साथ जगदीशपुर, ये तीनों को कनेक्ट करके 1986 में इसको निर्माण किया गया था। ठीक है, तो सिर्फ हजीरा विजयपुर नहीं है, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर ये तीनों हैं, अर्थात विकल्प नंबर यहाँ पे ई सही होना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल देखिए, जो कि सेट का आखिरी सवाल है।
1855 में भारत में पहली जूट मिल किस स्थान पर स्थापित की गई थी? ये भी क्लास 10 के ही बुक से पूछा गया सवाल है। ठीक है, 1855 में भारत में पहली जूट मिल किस स्थान पर स्थापित की गई थी? हुबली, सासाराम, रिसड़ा, एक से अधिक या फिर ऊपरी में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा 1855 में भारत में पहली जूट मिल मिश्रा स्थान पर ये स्थापित की गई थी, रिसड़ा में। ठीक है, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये था 40 प्रश्नों का एनालिसिस। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर इसी तरह के नेक्स्ट एनालिसिस में।